डबल प्रोफेसर के मासूम स्टूडेंट भाग 14। महाराज के सीने पर पीहू ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से मारना शुरू कर दिया था। उसके बारों में ताकत कम और हताशा कहीं ज्यादा थी। बिल्कुल वैसे जैसे कोई बच्चा अपनी पसंदीदा चीज के लिए जिद करते हुए या अपनी बात ना समझ जाने पर अपनों पर ही अपना गुस्सा उतार देता है। लेकिन महाराज ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे और भी मजबूती से अपनी बाहों के घेरे में समेट लिया। वो चुपचाप पीहू के उन मासूम प्रहारों को सहता रहा, क्योंकि वो अच्छी तरह समझ रहा था कि ये उसका असली गुस्सा नहीं था, बल्कि उसके भीतर दबा हुआ डर, घबराहट और इस वक्त की उलझन थी। बस शांत हो जाओ, माहिराज ने गहरी आवाज में कहा, और उसके दोनों हाथों को थाम कर अपने सीने पर रख दिया, जहां उसका दिल अभी तेज तेज धड़क रहा था। पीहू ने रोते हुए अपना सिर उठाया और सीधे उसकी आंखों में देखने लगी। आप हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? उसकी आवाज गला भर आने के कारण बुरी तरह टूट गई। महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी अंगुली से उसके गालों पर बह रहे आंसुओं को धीरे धीरे पोंछ दिया, और उसकी नजरें लगातार पीहू के चेहरे पर टिकी रही। लेकिन पीहू ने अचानक अपना सिर पीछे खींच लिया। रोने के कारण उसका खूबसूरत चेहरा लाल पड़ चुका था। बहुत बुरे हैं आप, बहुत बुरे, उसने चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा। महाराज ने एक लंबी और ठंडी सांस ली। पीहू का ये मासूमियत से भरा गुस्सा उसके सीने में किसी खंजर की तरह उतर रहा था। उसने देखा कि पीहू ने अपना चेहरा फेर लिया था, और हीटर की हल्की गर्माहट के बीच उसका लाल चेहरा और भी ज्यादा चमक रहा था। मैं जानता हूँ मैं बुरा हूँ पीहू, माहिराज ने बेहद धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा खालीपन था। फिर उसने उसकी ओर देखते हुए कहा, लेकिन पास तो तुम ही आई थी ना? माहिराज की ये बात सुनते ही पीहू की आंखों में फिर से पानी भर आया। उसने झटके से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में इस बार गुस्से से ज्यादा शिकायतें थी। मैं कब आपके पास आई? वो भर्राई हुई आवाज में बोली। वो तो बड़ी बुआ दादी ने कहा था, इसीलिए आई थी, लेकिन मुझे आपके साथ नहीं जाना था। इतना कहते वो फिर से रोने लगी। पीहू की बात सुनकर महाराज के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। उसने उन आंसुओं को देखा जो उसकी आंखों से लगातार बहते जा रहे थे। बड़ी बुआ दादी के कहने पर तुम कार तक आ सकती थी। महाराज ने पीहू को अपनी बाहों में थामे हुए बात अधूरी छोड़ दी, और उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, लेकिन मेरी बाहों में तो तुम खुद आई थी। महाराज का ये तीखा और सच से भरा लहजा पीहू के भीतर जैसे आग लग गया। उसे अपनी उसी कमजोरी पर गुस्सा आने लगा जिसने उसे इस बेरहम इंसान की बाहों तक पहुंचा दिया था। उसने अपनी भीगी पलकों को झपकाया और सिसकियों के बीच कुछ कहने की कोशिश की। वो तभी महाराज ने उसकी बात बीच में ही काट दी। वो बिजली थी, हाँ बिजली। उसकी आवाज फिर से गहरी और शांत हो गई। जो भी हो, पास तो तुम ही आई थी ना? महाराज का ये अंदाज पीहू को बुरी तरह चढ़ा रहा था। उससे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसकी कमजोरी उसे इस शख्स के इतने करीब कैसे ले आई। पीहू ने अपनी भीगी पलकें झपकाई और तुनक कर बोली, वो सिर्फ डर था और कुछ नहीं। आप उसे कुछ और समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। इतना कहकर उसने झटके से अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया और कार की खिड़की से बाहर हो रही मूसलाधार बारिश को देखने लगी। माहिराज ने एक गहरी सांस ली। वो समझ रहा था कि पीहू अपनी भावनाओं को अपनी मासूमियत और गुस्से के पीछे छिपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी, और कार के शीशे पर गिरती बूंदों की आवाज उस खामोशी को और भी गहरा बना रही थी। माहिराज के मुंह से निकला सिर्फ एक छोटा सा शब्द, सॉरी। कार के उस भारी सन्नाटे में वो शब्द किसी धमाके की तरह गूंजा। पीहू, जो अब तक खिड़की के बाहर छाए अंधेरे और मूसलाधार बारिश को लगातार घूर रही थी, एक पल के लिए बिल्कुल पत्थर की तरह स्थिर हो गई। उसने पलटकर माहिराज की ओर नहीं देखा, लेकिन उसके दिल की धड़कनें अचानक फिर से बेकाबू हो गई। माहिराज ने अपनी गर्दन सीट से टिकाई और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। करीब 20 मिनट बाद उसने आंखें खोली, और अगले ही पल अचानक पीहू को अपनी ओर खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। माहिराज की इस अचानक और अधिकार से भरे कदम ने पीहू की होश उड़ा दिए। इससे पहले कि वो विरोध करने के लिए कुछ कह पाती या अपने हाथ पांव चलाती, माहिराज ने अपनी मजबूत बाहें उसकी कमर के चारों ओर कस दी। अब पीहू पूरी तरह उसकी गोद में थी, और उसका छोटा सा वजूद महाराज के मजबूत शरीर के सामने बेहद मासूम लग रहा था। छोड़िए मुझे, ये क्या कर रहे हैं आप? पीहू ने घबराकर उसके कंधों पर हाथ टिकाए और खुद को उससे दूर करने की कोशिश की, लेकिन माहिराज ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बस अपना चेहरा पीहू की गले के करीब झुका दिया। उसकी गर्म सांसें पीहू की त्वचा से टकराई तो उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। पीहू ने उसे दूर ढकेलने की पूरी भरपूर कोशिश की, लेकिन महाराज की मजबूत बाहों के सामने उसका संघर्ष किसी नन्ही लहर की चट्टान से टकराने जैसा था। प्लीज छोड़िए। पीहू की आवाज अब बुरी तरह कांप रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि महाराज का ये व्यवहार उसके प्यार का इजहार था, उसका अधिकार जताने का तरीका था, या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी। महाराज ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने अपनी थोड़ी पीहू की कंधे पर टिका दी और आंखें कसकर बंद कर ली, मानो वो इस पल को ही अपनी पूरी दुनिया मान लेना चाहता हो।
बस थोड़ी देर पीहू, उसने बेहद धीमी और भारी आवाज में फुसफुसा कर कहा। उसकी आवाज इतनी थकी और भारी थी कि पीहू के दिल की धड़कनें और तेज हो गई। तभी पीहू को अचानक महसूस हुआ कि महाराज का शरीर असामान्य रूप से गर्म था। बाहर बारिश, ठंडी हवाएं और चारों तरफ फैली ठंड के बावजूद उसके शरीर से निकल रही तपिश सामान्य नहीं थी। पीहू ने घबराकर अपना हाथ महाराज के माथे की ओर बढ़ाया। माथा छूते ही वो सिहर उठी। महाराज को तेज बुखार था। ठंड, बारिश और लगातार थकान ने आखिरकार उस पत्थर जैसे मजबूत इंसान को भी भीतर से तोड़ दिया था। महाराज के लिए जो गुस्सा अभी तक पीहू के मन में था, वो उसी पल चिंता में बदल गया। उसने महसूस किया कि महाराज की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ रही थी और उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छाने लगा था। पीहू की घबराहट अब चरम पर पहुंच चुकी थी। महाराज का सिर धीरे से पीहू के कंधे पर ढल गया और उसकी गर्म भारी सांसें पीहू की गर्दन पर दहकते अंगारों जैसी महसूस होने लगी। पीहू ने घबराकर उसकी ओर देखा और दोनों हाथों से उसकी गाल थामते हुए बोली, सर 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 सुनिए, आंखें खोलिए ना। उसने उसे धीरे धीरे हिलाने की कोशिश की, लेकिन जवाब में सिर्फ एक अधूरी सी बड़बड़ाहट सुनाई दी। पीहू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बाहर मूसलाधार बारिश लगातार बरस रही थी और जंगल का सन्नाटा उस डर को और गहरा कर रहा था। उसने घबराकर अपने सीट के पास रखा बैग खोला और उसमें से पानी की बोतल निकाली। फिर उसे स्कार्फ को पानी में भिगोया, जिससे कुछ देर पहले महाराज ने उसके बाल पोंछे थे। कांपते हाथों से पीहू ने वो ठंडा स्कार्फ महाराज के तपते माथे पर रख दिया। उसके हाथ लगातार कांप रहे थे और दिल में एक ही डर दौड़ रहा था, अगर महाराज को कुछ हो गया तो वो अकेली क्या करेगी। तभी बेहोशी की हालत में महाराज के मुंह से एक दर्द भरी कराह निकली। पीहू का हाथ और ज्यादा कांप उठा। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। बीच में मीरा की कही हुई बात अचानक भरकर सामने आ गई। महाराज का शरीर बारिश की बूंदों को आसानी से बर्दाश्त नहीं कर पाता था और जैसे ही वो बारिश में ज्यादा भीगता, तेज बुखार उसे अपनी चपेट में ले लेता था। पीहू को अब एहसास हुआ कि उसने अपनी भीगी कमीज की जरा भी परवाह के बिना पीहू को गाड़ी तक पहुंचाया था और फिर उसके बाल भी पोंछे थे। शायद इसी वजह से उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी। सिर्फ मेरी वजह से, पीहू ने अपराध बोध से भरी धीमी आवाज में बुदबुदाया और उसकी आंख से निकला एक आंसू महाराज के तपते हुए गाल पर जा गिरा। पीहू की नजरें महाराज की सफेद शर्ट पर टिक गई। बारिश के कारण वो पूरी तरह भीगी तो नहीं थी, लेकिन हवा में घुली नमी और पीहू के अपने भीगे कपड़ों के लगातार संपर्क से वो नम हो चुकी थी। पीहू समझ गई कि यही नमी उसके शरीर की गर्मी को और बढ़ा रही थी। एक पल के लिए वो झिझकी, लेकिन महाराज की उखड़ी सांसों और तपते शरीर को देखकर उसकी सारी झिझक खत्म हो गई। पीहू उसकी ओर झुकी और धीरे से उसकी शर्ट के ऊपर के दो बटन खोल दिए ताकि उसे सांस लेने में थोड़ी आसानी हो सके। जैसे ही उसकी ठंडी उंगलियां महाराज की तपती त्वचा से छुई, उसके शरीर में हल्की सी सिहरन दौड़ गई और उसने बेहोशी की हालत में ही पीहू की कलाई पकड़ ली। पीहू ने घबराकर पहले उसके चेहरे की ओर देखा और फिर अपनी कलाई की तरफ। उसने कांपते हाथों से धीरे से महाराज की पकड़ हटाई। उसे ये सब अजीब जरूर लग रहा था, लेकिन इस वक्त उसके लिए महाराज की तपस्या से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं था। महाराज की नम उतारते समय पीहू के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। जैसे ही उसने वो गीली शर्ट उसके शरीर से अलग की, हीटर की हल्की पीली रोशनी महाराज की सुगठित लेकिन बुखार से तपते शरीर पर पड़ी। शर्ट हटते ही पीहू को साफ महसूस हुआ कि उसका शरीर किसी जलते हुए भट्टे की तरह दहक रहा था। हीटर की पीली रोशनी में महाराज के सीने पर चमकती पसीने की बूंदें उसकी तेज बुखार की शिद्दत साफ बता रही थी। पीहू ने एक गहरी सांस ली। उसके भीतर का डर अब धीरे धीरे एक मजबूत संकल्प में बदल रहा था। उसने अपने ठंडे और भीगे हाथों से धीरे धीरे महाराज के सीने और कंधों को पोंछना शुरू किया, ताकि पसीने से चिपकी गर्माहट कुछ कम हो सके। जैसे जैसे पीहू का हाथ उसके कंधों और सीनों पर हल्के से चलता गया, महाराज की उखड़ती हुई सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। बेहोशी में भी उसके चेहरे पर हल्की शांति उतर आई, जैसे पीहू का स्पर्श उसे किसी अनजाने सुकून का एहसास करा रहा हो। बस थोड़ा और, अभी आपका फेवर उतर जाएगा, पीहू ने कांपती आवाज में फुसफुसा कर कहा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मुश्किल हालत को कैसे संभाले। एक तरफ उनकी गाड़ी इतनी सुनसान जगह पर खड़ी थी, बाहर मौसम लगातार बिगड़ रहा था और दूसरी तरफ वो इंसान जिसे पीहू पसंद तो नहीं करती थी, लेकिन जिसके करीब होने पर कहीं न कहीं खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। इस वक्त तेज बुखार में तप रहा था। पीहू की आंखों से निकला एक और आंसू
महाराज के तपते हुए सीने पर गिरा। तभी बाहर बारिश रुकने की बजाय और तेज हो गई और चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। पीहू का कलेजा मुंह को आने लगा। अचानक आसमान में बिजली जोरदार आवाज के साथ कड़की। उस भयानक गड़गड़ाहट से पीहू का पूरा शरीर कांप उठा। अंधेरे में डूबी उस सुनसान सड़क पर मूसलाधार बारिश के बीच वो कार ही उसकी एकमात्र पनाहगाह थी। जैसे ही बिजली एक बार फिर जोर से कड़की, पीहू ने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अनजाने में महाराज के तपते हुए सीने से जा चिपकी। उस पल उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं रहा कि कुछ ही क्षण पहले उसने महाराज की सौट उतारी थी। उसका चेहरा महाराज के दहकते सीने पर टिक गया था और उसके कानों के पास उसकी तेज सांसों की गर्माहट महसूस होने लगी। बाहर बारिश और बिजली का शोर लगातार बढ़ता जा रहा था, जबकि कार के भीतर पीहू पहली बार अपने डर को भूलकर उसे इंसान के करीब सिमट गई थी, जिसके सामने कुछ देर पहले तक वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी। महाराज के तपते हुए सीने से लगी पीहू को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। महाराज का दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। उसकी हर धड़कन पीहू के कानों में किसी ढोल की तरह गूंज रही थी। कुछ देर बाद में बेहोशी की उस गहरी धूप के बीच महाराज के शरीर में हल्की सी हलचल हुई। शायद पीहू के ठंडे शरीर और उसके आंसू के स्पर्श ने उसके भीतर सोई हुई चेतना को जगा दिया था। उसने एक भारी सी कराह भरी और उसके कांपते हाथ धीरे धीरे ऊपर उठे। अर्ध बेहोशी की हालत में उसने पीहू को अपनी बाहों में भर लिया और उसे अपने सीने से और भी कसकर लगा लिया। अपने शरीर पर उसके हाथों का स्पर्श महसूस होते ही पीहू ने धीरे से सिर उठाकर उसे देखा। महाराज पूरी तरह बेहोश नहीं था, लेकिन अभी भी पूरी तरह होश में भी नहीं आया था। फिर भी उसकी आंखें खुली देखकर पीहू के भीतर जैसे थोड़ी जान वापस आ गई। उसकी आंखों में नमी उतर आई और उसने किसी डरे हुए बच्चे की तरह मासूम चेहरा बनाकर शिकायत की, आप बेहोश क्यों हो गए? मैं बहुत डर गई थी। महाराज अभी अभी होश में लौटने की कोशिश कर रहा था। पीहू की आवाज सुनते ही उसने उसे अपने सीने से लगा लिया और बेहद कमजोर आवाज में बोला, पीहू मैं यही हूँ, ठीक हूँ मेरा बच्चा। महाराज के मुंह से निकले हुए शब्द मेरा बच्चा पीहू के कानों में किसी मरहम की तरह उतर गए। उसकी भारी और तपती आवाज में ऐसी सुरक्षा छिपी थी कि पीहू के भीतर अब तक बंधे सारे भावनाओं की बांध टूट गए। वो और भी गहराई से उसके सीने में सिमट गए, जैसे बाहर चल रहे तूफान अंधेरे और डर से खुद को उसी के पीछे छिपा लेना चाहती हो। महाराज ने धीरे से अपना हाथ उठाया और पीहू के गीले बालों पर फेरने लगा। उसका शरीर अब भी तेज बुखार से तप रहा था और हर सांस के साथ उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन पीहू की मौजूदगी जैसे उसे अपनी तकलीफ से कुछ पल के लिए दूर कर रही थी। आप बहुत गर्म है, पीहू ने सिसकते हुए कहा। उसका चेहरा अभी भी माहिराज के सीने से लगा हुआ था। फिर उसने चिंता भरी आवाज में कहा, मीरा ने सही कहा था, आपको बारिश से दूर रहना चाहिए। आपको तो पता ही होगा ना कि आपको क्या परेशानी होती है, फिर क्यों बाहर गए? और जब गए ही थे तो कम से कम अपना सिर तो पोंछ लेते। कितनी देर तक आप ऐसे ही भीगते रहे? पीहू की बातें सुनकर महाराज के होठों पर एक कमजोर सी मुस्कान आई और उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपना गाल पीहू के सिर पर टिका दिया और बेहद शांत आवाज में कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम ठीक हो ना? महाराज की आवाज में छिपी हुई परवाह पीहू के दिल को और भी ज्यादा छू गई थी। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और महाराज की लाल पड़ चुकी आंखों में झांका, जो बुखार की तपिश और थकान के बीच बार बार बंद होने को हो रही थी। कैसे फर्क नहीं पड़ता? पीहू लगभग चीख पड़ी, लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज सिसकियों में बदल गई। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? इस जंगल में, इस अंधेरे में मैं किसके सहारे रहती? कभी सोचा है आपने? आप हमेशा अपने मन की ही करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। महाराज ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर बेहद धीमी फुसफुसाहट में कहा, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम भीगी रहती और मेरी जगह अगर तुम बीमार पड़ जाती तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था। महाराज की उन कमजोर फुसफुसाती बातों ने पीहू को एक पल के लिए बिल्कुल निशब्द कर दिया था। जिस इंसान का शरीर इस वक्त बुखार से तप रहा था, वो अपनी हालत की परवाह किए बिना अब भी सबसे पहले उसकी सलामती के बारे में सोच रहा था। पीहू की आंखों में फिर से आंसू भर आए। उसने कांपते हाथों से वही नम कपड़ा उठाया और धीरे धीरे महाराज के माथे पर रखने लगी, ताकि उसके शरीर की तपिश कुछ कम हो सके। अब बहुत मतलबी है, पीहू ने सिसकते हुए कहा। अब बहुत मतलबी है, पीहू ने सुबकते हुए कहा। उसकी सिसकियां ने अब गुस्से से कई ज्यादा बेबसी थी। महाराज ने थकी हुई से मुस्कान के साथ अपनी आंखें बंद कर ली और बेहद कमजोर आवाज में बोला, मतलब ही सही पीहू, कम से कम तुम सुरक्षित तो हो। उसका हाथ अभी पीहू की कमर के चारों ओर कसा हुआ था, जैसे अपनी इस हालत में भी वो उसे खुद से दूर नहीं होने देना चाहता हो। कुछ पल रुककर उसने कहा, मतलब होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर मेरे मतलबी होने से मेरी पीहू महफूज है और सुरक्षित रहती है तो मुझे ऐसा होना भी मंजूर है।
माहिराज की इन बातों ने पीहू के दिल पर जैसे कोई गहरी चोट करती हो। उसकी आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस इंसान से नफरत करे जो हमेशा अपनी मर्जी उस पर थोपना चाहता था, या फिर उस इंसान के सामने अपना सब कुछ हार जाए जो उसकी सुरक्षा के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने से पीछे नहीं हटता था। आप ऐसा क्यों करते हैं? हमेशा ऐसा क्यों करते हैं आप? पीहू ने सिसकते हुए पूछा, आपको पता है ना कि मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसी सुरक्षा नहीं चाहिए, और सच कहूँ तो मुझे आप बिल्कुल समझ नहीं आते। आप हमेशा ऐसे ही करते हैं। हर बार मुझे हैरान कर देते हैं और मैं बस सोचती रह जाती हूँ कि आखिर आप ऐसा क्यों करते हैं। बंद कार के भीतर उसकी कांपती आवाज किसी टूटे हुए सवाल की तरह गूंज रही थी। उसकी सिसकियां अब एक गहरे सवाल में बदल चुकी थी, क्यों करते हैं आप ये सब? क्या मिलता है आपको ऐसा करके? किस लिए करते हैं आप? आखिरकार पीहू ने वो सवाल माहिराज के सामने रख ही दिया, जिसे वो ना जाने कितने समय से अपने भीतर दबाया बैठी थी। पापा ने आपको मेरी जिम्मेदारी दी थी, आपको मेरा गार्डियन बनाया। यहाँ तक कि मैं समझती हूँ, ठीक है, आप अपना वादा निभा रहे हैं मेरी परवाह करके, लेकिन जो आप बीच बीच में ऐसी हरकतें करते हैं, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता। आपने मुझसे मेरी मर्जी के बिना शादी की, और वो भी दो दो बार। आखिर क्यों? मैं आज तक नहीं समझ पाई कि आप ये सब क्यों करते हैं। बोलते बोलते पीहू की आवाज भर्रा गई। माहिराज ने उसकी पूरी बात सुनी और फिर अचानक बिल्कुल खामोश हो गया। बुखार से तपते उसके शरीर में जैसे एक पल के लिए ठहराव आ गया। उसने गहरी और ठंडी सांस ली, फिर धीमे से बोला, जवाब दे दिया था मैंने तुम्हें। पीहू ने तुरंत उसकी ओर देखा। कब दिया आपने मुझे जवाब? उसके सवाल पर महाराज फिर खामोश हो गया। कुछ पल तक कार के भीतर सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई देती रही, काफी देर तक। जब महाराज ने कुछ नहीं कहा तो पीहू ने भी मान लिया कि शायद आज भी उसे कोई जवाब नहीं मिलेगा। वो धीरे धीरे उसकी गोद से उतरने लगी, लेकिन तभी महाराज ने उसे फिर से अपनी बाहों में जकड़ लिया और अपने करीब खींचते हुए धीमी आवाज में कहा, जवाब दिया था मैंने, कहा था ना कि तुम मुझे पसंद हो। पीयू की आंखें वहीं ठहर गई। महाराज ने उसकी ओर देखते हुए आगे कहा, फिर भी तुम नहीं समझ पाई तो ठीक है। आई लव यू। प्यार करता हूँ मैं तुम्हें, वैसे ही प्यार जैसा रोमियो को जूलियट से था, मजनू को लैला से था, और जैसा एक पति पत्नी से करता है। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसके शब्द में ऐसा यकीन था कि पीहू कुछ पल के लिए सांस लेना तक भूल गई थी। माहिरा ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या इतना काफी है तुम्हें समझाने के लिए, या फिर किसी और लहजे में समझाऊं कि मैं तुम्हें? महाराज के इन सीधे और तीखे शब्दों ने पीहू के कानों में जैसे पिघला हुआ शीशा भर दिया। उसकी भारी बुखार से तपती आवाज में एक अजीब सा ठहराव था, एक ऐसा सच जिसे सुनने की उम्मीद पीहू ने शायद कभी नहीं की थी। वो बड़ी बड़ी आंखें उठाकर महाराज के चेहरे को देखने लगी। हीटर की हल्की पीली रोशनी में उसका तपता चेहरा और लाल आंखें साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन इस बार पीहू को उनमें सिर्फ बीमारी नहीं, बल्कि वो सच भी नजर आ रहा था, जिसे महाराज इतने समय से अपने भीतर छिपाए हुए था। महाराज का चेहरा तेज बुखार की वजह से लाल पड़ चुका था, लेकिन उसकी आंखों में इस वक्त किसी तरह की धुंध या उलझन नहीं थी। प्यार, ये शब्द पीहू के होठों पर बेहद धीमी आवाज में निकला, जैसे वो खुद भी अपनी कही बात पर यकीन नहीं कर पा रही हो। माहिराज ने उसी धीमे लेकिन गहरे लहजे में उसकी बात दोहराई। हाँ प्यार, उसके शब्द में बुखार की थकान जरूर थी, लेकिन उनके भीतर ऐसी सच्चाई और कशिश थी जिसने बंद कार में फैले सन्नाटे तक को हिला दिया था। पीहू बस एकटक उसे देखती रह गई। उसकी आंखें हैरानी और उमड़ते आंसुओं की वजह से धुंधली होने लगी। आप आप होश में तो है ना? उसने कांपती आवाज में पूछा, और अपनी छोटी सी हथेली महाराज के तख्ते गाल पर रख दी, जैसे वो ये जानना चाहती हो कि जो कुछ वो सुन रही है वो सच है या सिर्फ उसका वहम। आपको बहुत तेज बुखार है, आपको अंदाजा भी है कि आप क्या कह रहे हैं? इतना कहते ही उसने घबराकर अपना हाथ वापस खींच लिया। माहिराज ने उसे एक बेहद कमजोर और थकी हुई मुस्कान के साथ देखा, फिर उसने पीहू का हाथ पकड़कर अपने हथेलियों में थाम लिया, उसे धीरे से अपनी होठों के करीब लाया और हल्का सा स्पर्श करते हुए फुसफुसाया, होश में हूँ मैं पीहू। महाराज के होठों का वो हल्का सा स्पर्श पीहू की उंगलियों से होता हुआ जैसे सीधे उसके दिल तक उतर गया, और वो भीतर तक से हर उठी। महाराज ने धीमी आवाज में कहा, बुखार ने मेरे शरीर को तोड़ा है, मेरे दिमाग को नहीं। शायद बहुत वक्त से ये प्यार मेरे अंदर था, लेकिन शायद मैं खुद ही इसे पहचान नहीं पा रहा था। पीहू उसके शब्द सुनते ही पीहू जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गई। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। जंगल का खौफनाक सन्नाटा चारों तरफ पसरा था, लेकिन उस पल उसे कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके कानों में सिर्फ माहिराज की भारी, धीमी और रुक रुक कर निकलती आवाज गूंज रही थी।
माहिराज ने अपनी बात जारी रखी। पहले तुम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन कब तुम जिम्मेदारी से बढ़कर मेरी जरूरत बन गई मुझे खुद पता ही नहीं चला। मैं जानता हूँ हमारे बीच उम्र का बहुत फर्क है और बाकी चीजें भी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे सिर्फ तुम चाहिए पीहू। महाराज के इन सीधे बेबाक और भावनाओं से भरे शब्दों ने पीहू के दिल की धड़कनों को और तेज कर दिया। वो कुछ पल के लिए बिल्कुल सुनने रह गई थी। जिस इंसान ने हमेशा उसके सामने एक सख्त गार्डियन का मुखौटा पहना था, जो हर फैसला अपनी मर्जी से लेता था और अपनी भावनाओं को कभी सामने नहीं आने देता था, वही आज उसके सामने इस तरह अपनी सारी दीवारें तोड़कर खड़ा था। पीहू ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि महाराज इस तरह उसके सामने अपने दिल की बात रख देगा। हाँ, उसने पहले भी कहा था कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन उस बात का मतलब इतना गहरा होगा ये पीहू ने कभी नहीं सोचा था। उसने धीरे से अपनी आंखें उठाई और महाराज के बुखार से लाल पड़े चेहरे को देखा। उसके मन में एक अजीब सी उलझन थी। सच ये था कि पीहू महाराज को उस तरह पसंद नहीं करती थी, कम से कम उस अर्थ में तो बिल्कुल नहीं जिस तरह रोमियो को जूलियट से या एक पति को अपनी पत्नी से प्यार होता है। लेकिन उसके दिल में महाराज के लिए भावनाएं इतनी सीधी भी नहीं थी। उन्हें सिर्फ नफरत या पसंद का नाम दे दिया जाए। वो उससे चिढ़ती थी, उसकी जबरदस्ती की पाबंदियों से नफरत करती थी, उसके गुस्से से बचने की कोशिश करती थी, उसके हर फैसले पर उससे लड़ती थी। लेकिन इन सब के बावजूद जब भी वो माहिराज के करीब होती थी तो उसे दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस होता था। उसके मन में माहिराज के लिए पसंद और नापसंद के बीच एक बेहद महीन लकीर खिंची हुई थी, जिसे वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। तभी उसने माहिराज के हाथों की पकड़ महसूस की, जिसमें इस वक्त एक अजीब सा अधिकार और अपनापन था। रेहो ने अपनी सिस्कियों को रोकने की कोशिश की और लड़खड़ाती आवाज में कहा, आप बहुत अजीब है। इतना कहते हुए वो धीरे से उससे दूर होने लगी, लेकिन उसके मन में उठे सवाल अब पहले से कहीं ज्यादा गहरे हो चुके थे। फिर वो उससे दूर होने लगी जैसे इस वक्त उसकी इतनी करीबी भी उसके लिए बर्दाश्त से बाहर हो रही हो। माहिराज ने उसे जाते हुए देखा और धीमे लेकिन बेहद गहरे स्वर में कहा, कहाँ जाओगी तुम? जितना दूर जाओगी मैं उतना ही तुम्हारे करीब आने की कोशिश करूंगा। अपनी तपती हुई सांसों को पीहू के बेहद करीब लाते हुए उसने अपनी बात दोहराई। पीहू ने घबरा कर हकलाते हुए कहा, आप अपनी मर्जी से बाज नहीं आ सकते ना? उसका दिल अपनी ही पसलियों पर इतनी जोर से दस्तक दे रहा था कि उसे लग रहा था जैसे उसकी धड़कनों की आवाज माहिराज भी सुन लेगा। उसने कांपती आवाज में कहा, हर बार आप यही करते हैं जब मेरा मन आपसे दूर भागने का होता है। आप कोई ना कोई ऐसी बात कह देते हैं कि मैं खुद को बेबस महसूस करने लगती हूँ। महाराज कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बेहद धीमी और लगभग टूटती हुई आवाज में बोला, तो क्यों दूर भागने की कोशिश करती हो? क्या इतना बुरा हूं मैं? उसकी होंठ पीहू के कानों के इतने करीब थी कि उसकी हर तपती सांस पीहू की त्वचा को छू रही थी। महाराज की इस बात ने पीहू को पूरी तरह खामोश कर दिया। क्या सच में वो बुरा था? पीहू ने मन ही मन खुद से सवाल किया। नहीं, वो बुरा नहीं था। उसकी आंखें भर आई और उसने सिसकते हुए धीरे से अपना सिर हिला दिया। आवाज जैसे उसके गले में ही अटक गई थी। आखिरकार वो धीमे से बोली, आप बुरे नहीं है, लेकिन मुझे आपसे डर लगता है। मुझे आपकी जिद से डर लगता है, आपके इस बेइंतहा गुस्से से डर लगता है और उस हक से भी जिससे आप हमेशा मेरे फैसले खुद लेने लगते हैं। पीहू की बात सुनकर माहिरा ने एक बेहद भारी और गर्म सांस ली। तेज बुखार की शिद्दत के कारण उसका मजबूत शरीर अब धीरे धीरे कांपने लगा था। उसने पीहू की कलाई पर अपनी फौलादी पकड़ थोड़ी ढीली कर दी, लेकिन उसे पूरी तरह छोड़ा नहीं। उसकी उंगलियां धीरे से फिसलती हुई पीहू की हथेली में उलझ गई। डरने की जरूरत नहीं है, उसने धीमे स्वर में कहा, जानता हूँ कि अपने फैसले तुम पर थोप देता हूँ मैं, लेकिन इसके पीछे भी एक वजह है जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। लेकिन पीहू, क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं प्यार कर सकूं और बदले में प्यार पा सकूं? उसकी ये शब्द बंद गाड़ी की भारी खामोशी में किसी गूंज की तरह ठहर गई। पीहू ने धीरे से अपनी आंखें खोली और सीधे माहिराज की आंखों में देखने लगी। उसकी लाल और थकी हुई आंखों में इस वक्त ना कोई चालाकी थी ना कोई जबरदस्ती, सिर्फ एक सच्चाई थी जिसे देखकर पीहू का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। जिस इंसान को वो अब तक सिर्फ एक कठोर और अपनी मर्जी चलाने वाला शख्स समझ के आई थी, वही आज उसके सामने इस तरह बिखरा हुआ था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि महाराज के दिल में उसके लिए इतना गहरा एहसास हो सकता है। बदले में प्यार पाना, ये शब्द पीहू के मन में बार बार गूंजने लगा। क्या वो सचमुच उसे वो प्यार दे सकती थी? वो तो खुद अपनी पसंद और नापसंद, अपनी डर और भावनाओं के बीच उलझी हुई थी। तभी महाराज ने उसकी खामोशी को उम्मीद समझते हुए धीमे से कहा, पीहू, ज्यादा नहीं, मुझे एक मौका तो देकर देखो। मैं तुझ पर जबरदस्ती नहीं कर रहा, बस एक मौका चाहता हूँ। क्या वो भी मुझे नहीं मिलेगा? पीहू ने अपनी भीगी हुई पलकों को उठाकर महाराज के चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी तरह बंद होने की कगार पर थी और बुखार की तपिश में उसका भारी शरीर बुरी तरह तप रहा था। उस चेहरे पर इस वक्त कोई हुरूर नहीं था, कोई आदेश नहीं था, सिर्फ एक गहरी आस थी जो पीहू के एक छोटे से इशारे पर टिकी हुई थी। पीहू के होठ मुश्किल से हिले। मौका? माहिराज ने जवाब में कुछ नहीं कहा। उसने बस पीहू की हथेली को अपने हाथों में लिया और उस पर अपने होठ रख दिए।
उसका स्पर्श इतना गर्म था कि पीहू का पूरा वजूद एक बार फिर सिहर उठा। पीहू ने उसकी हालत महसूस करते हुए कांपती आवाज में फुसफुसाकर कहा, बुखार बढ़ रहा है आपका, अब और मत बोलिए प्लीज। इतना कहकर पीहू धीरे से उससे दूर होने लगी। इस बार माहिराज ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन पीहू के पीछे हटते उसकी आंखें एक पल के लिए पथरा सी गई। उसके होठों पर एक ऐसी बेबस और अधूरी मुस्कान आई जिसमें उम्मीद भी थी और डर भी, कहीं ये मौका भी उससे छिन ना जाए। उसने बेहद धीमी आवाज में बस इतना कहा, एक एक मौका। उसकी आवाज इतनी धीमी पड़ गई कि बाहर हो रही तेज बारिश के शोर में उसके शब्द लगभग खो गए। पीहू की आंखें और अचानक कमरे जज्बातों में लगभग डूबने लगी थी। उसने खुद को संभालते हुए रुआन सी आवाज में एक बार फिर कहा, अब और मत बोलिए प्लीज। इतना कहकर वो धीरे धीरे खिड़की की तरफ खिसक आए। वो महाराज के उस स्पर्श और अपने भीतर उठे भावनाओं के बवंडर से खुद को थोड़ा वक्त देना चाहती थी, क्योंकि इस वक्त उसके लिए अपने हृदय को समझा पाना मुश्किल हो रहा था। महाराज ने अपनी कांपती पलकों को धीरे से उठाया और कुछ पल तक पीहू को देखता रहा, जैसे वो उसके चेहरे को आखिरी बार अपनी आंखों और अपने जहन में हमेशा के लिए महफूज कर लेना चाहता हो। फिर उसने थकी और हाँफती हुई आवाज में फुसफुसा कर कहा, ठीक है, नहीं बोलता। उसकी आवाज में ऐसी बेबसी थी कि पीहू ने चाहकर भी उसकी तरफ पलटकर नहीं देखा। वहीं दूसरी ओर शिखावत मेंशन में इस वक्त पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर मौजूद था। वसुधा जी भी टेबल पर बैठी थी, लेकिन उनका ध्यान खाने से ज्यादा बार बार मुख्य दरवाजे की तरफ जा रहा था। उनकी बेचैनी को देखते हुए बुआ दादी ने आखिरकार पूछ ही लिया, क्या हुआ वसुधा, सामने खाना रखा है और तुम बार बार उधर क्यों देख रही हो? बुआ दादी की बात सुनते ही टेबल पर मौजूद सभी लोगों की नजरें वसुधा जी की तरफ उड़ गई। वसुधा जी ने तुरंत बुआ दादी की ओर देखा और चिंता भरे स्वर में बोली, तो क्या करे, हमारा बेटा अभी तक घर नहीं आया और हम ऐसे कैसे खाना खा ले? बाहर आंधी तूफान छुटा हुआ है, फिक्र तो होगी ना हमें। अब हम बाकी सबकी तरह बिना किसी चिंता के आराम से बैठे तो नहीं रह सकते। उनकी बात सुनकर बुआ दादी के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई देने लगी। उन्होंने थोड़े तीखे लहजे में कहा, तुम्हारे इन बातों का क्या मतलब है वसुधा? क्या हमें माही की फिक्र नहीं है? बुआ दादी की बात सुनकर वसुधा जी की बेचैनी और चिढ़ दोनों बढ़ गई। उन्होंने कुछ रूखे अंदाज में जवाब दिया, अगर आपको फिक्र होती तो आप उसे ऐसे अकेला नहीं भेजती। उनकी बात पूरी होते ही गोमती जी ने उन्हें टोकते हुए कहा, वसुधा। लेकिन वसुधा जी इस वक्त रुकने के मूड में नहीं थी। उन्होंने तुरंत कहा, हम कुछ गलत थोड़ी कह रहे हैं। एक तो हमारा बच्चा सुबह से घर से गया हुआ है और रात के 10 बज चुके हैं, ना उसका कोई अता पता है और ना ही उसका फोन लग रहा है। ऐसे में एक माँ कैसे चैन से बैठ सकती है? उनकी बात सुनकर बुआ दादी ने इस बार और सख्त आवाज में कहा, वसुधा, जितनी फिक्र तुम्हें माही की हो रही है उतनी ही हमें भी है। और ये जो तुम बार बार कह रही हो कि हमने उसे भेज दिया, तो हमने तुम्हारे लाडले को कोई पहाड़ खोदने नहीं भेजा है, मंदिर भेजा है, वो भी अपनी पत्नी के साथ। माही कोई छोटा बच्चा नहीं है। मौसम खराब देखकर कहीं रुक गया होगा और हो सकता है मौसम की वजह से नेटवर्क भी नहीं मिल रहा हो। और सबसे जरूरी बात, वो अकेला नहीं गया है, उसके साथ उसकी पत्नी भी है, लेकिन उसके बारे में तुमने अभी तक एक बार भी उसकी खैरियत पूछने की जरूरत नहीं समझी। बुआ दादी के इस तीखे प्रहार ने वसुधा जी के भीतर पहले से सुलग रही चिंता की आग में जैसे घी डाल दिया। डाइनिंग टेबल पर माहौल अचानक इतना तनावपूर्ण हो गया कि कुछ पल तक पहले तक सुनाई दे रही चमचों की आवाज भी पूरी तरह बंद हो गई। मीरा, निशांत और सिद्धार्थ हमेशा की तरह चुपचाप बैठे इस पूरे माहौल को देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बीच में बोलकर बात को और बढ़ाए। वही अनिरुद्ध जी भी इस मामले में बीच में पड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए वो भी बिल्कुल शांत बैठे रहे। वसुधा जी को लगा कि बुआ दादी के सामने उनकी चिंता और उनकी बातों की कोई अहमियत नहीं रह गई है। आखिरकार उन्होंने अचानक अपनी कुर्सी पीछे की और खड़ी हो गई। उन्होंने अपनी प्लेट उठाई और ठंडे लेकिन राज स्वर में कहा, हम अपना खाना अपने कमरे में ही खा लेंगे। इतना कहकर वो बिना किसी की तरफ देखे वहां से निकल गई। वसुधा जी के इस तरह थाली उठा रखकर डाइनिंग टेबल से चले जाने के बाद पूरे हॉल में पसर सन्नाटा और भी गहरा हो गया। बुआ दादी ने गहरी सांस ली और कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। वही गोमती जी ने पीछे से वसुधा जी को आवाज देने की कोशिश की, वसुधा सुनो तो, इस तरह खाने की मेज से उठकर जाना ठीक नहीं है। लेकिन तभी अमरेंद्र जी ने शांत स्वर में कहा, रहने दीजिए माँ। अमरेंद्र जी की बात सुनकर गोमती जी ने एक पल के लिए उनकी तरफ देखा, फिर एक लंबी सांस लेकर चुप हो गई। डाइनिंग टेबल पर अब कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। कुछ देर पहले जहाँ परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा था, वहीं अब हर चेहरे पर चिंता और तनाव साफ दिखाई दे रही थी। बारिश लगातार हो रही थी और माहौल पहले से कई ज्यादा भारी और दम घुटू हो चुका था। कार के अंदर पीहू अब तक खुद को संभाल कर खिड़की से सटकर बैठी थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर माहिराज के बिल्कुल शांत चेहरे पर पड़ी, उसके भीतर फिर घबराहट उठने लगी। वो तुरंत अपनी सीट से खिसक कर उसके करीब आई। उसने कुछ पल माहिराज के चेहरे को ध्यान से देखा और फिर उसके सामने अपना कांपता हुआ हाथ हिलाकर देखने लगी कि कहीं वो दोबारा बेहोश तो नहीं हो गया।
लेकिन उसकी पलकों में कोई हलचल नहीं हुई, उसकी आंखें पूरी तरह बंद थी। सुनिए, पीहू की आवाज इस बार गले में ही अटक गई। उसकी आवाज सुनते ही महाराज ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी तरफ देखा। उसका पूरा ध्यान अब सिर्फ पीहू पर था। पीहू ने राहत की सांस लेते हुए पूछा, आप आप होश में हैं? पर बिना खुद को रोक पाए बोली, आपने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा आप फिर से बेहोश हो गए। महाराज ने शांत आवाज में कहा, मैं होश में हूँ और ठीक भी हूँ, फिक्र मत करो। ये सुनकर पीहू ने तुरंत अपनी नजरें चुरा ली और बात बदलने की कोशिश करने लगी। मैं फिक्र नहीं कर रही थी, मैं तो बस वो मतलब पूछने के लिए उठा रही थी कि क्या आप चिप्स खाएंगे। इस बेहद गंभीर और तनावपूर्ण माहौल में पीहू के मुंह से चिप्स खाने की बात सुनकर महाराज के होठों पर अचानक एक गहरी और सच्ची मुस्कान आ गई। चिप्स, उसने बेहद धीमे और शांत लहजे में दोहराया। उसने अपनी उंगलियों के बीच दबी पीहू की ठंडी हथेली को थोड़ा और सहलाया और उसकी आंखों में तैरते आंसुओं को देखते बोला, आंखों में आंसू, चेहरे पर इतनी घबराहट, और ये सब सिर्फ मुझसे चिप्स पूछने के लिए था। पीहू ने तुरंत नजरें चुरा ली और झटके से खिड़की के बाहर देखने लगी। बाहर मूसलाधार बारिश कार के शीशों को धुंधला कर रही थी। उसका दिल पसलियों से इतनी जोर से टकरा रहा था कि उसे डर लगने लगा कि कहीं माहिराज उसकी धड़कनें साफ न सुन ले। उसने अपनी घबराहट छिपाते हुए कहा, हाँ तो बाहर इतना खराब रास्ता है, हम यहाँ फंसे हुए हैं और मुझे भूख लगी थी इसलिए पूछ लिया, इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है। उसने जानबूझकर थोड़ा रूखा लहजा अपनाया, लेकिन वो खुद भी जानती थी कि उसका बहाना कितना कमजोर था। माहिराज ने उसे देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मान लिया कि तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है, सिर्फ चिप्स खाने हैं। पीहू ने कोई जवाब नहीं दिया। माहिराज ने कुछ पल बाद कहा, लेकिन खाने के लिए चिप्स भी तो चाहिए ना। पीहू ने तुरंत गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा और बोली, है मेरे पास। माहिराज ने अपनी भारी पलकों को थोड़ा उठाया। तुम्हारे पास है? उसने थकी हुई लेकिन बेहद शांत लहजे में दोहराया। कहाँ छिपा कर रखे तुमने चिप्स? पीहू ने अपनी नजरें उसके तपते हुए चेहरे से हटाकर कार की फर्श की तरफ कर दी जहाँ उसका छोटा सा बैग रखा था। वो मेरी बैग में है। महाराज के चेहरे पर फिर मुस्कान आई। उसने मजाकिया अंदाज में पूछा, अच्छा और क्या क्या है तुम्हारे इस डोरेमोन के पैकेट में? डोरेमोन के पैकेट? महाराज के मुंह से ये सुनते ही पीहू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हैरानी से उसे देखा। आपको मेरा बैग डोरेमोन की पॉकेट लगता है? कुछ पल के लिए वो अपनी सारी चिंता भूल गई। उसने तुरंत बैग उठाया, उसमें हाथ डाला और चिप्स का पैकेट निकाल कर उसकी तरफ कर दिया। माहिराज ने पैकेट को देखते हुए धीमी आवाज में कहा, मुझे तो लगता है इसमें चिप्स के साथ पता नहीं क्या क्या रखा होगा, पॉलिथीन, स्कार्फ और ना जाने कितनी चीजें। पीहू ने उसे घूर कर देखा। पीहू ने बैग से चिप्स का पैकेट निकालकर हाथ में पकड़ लिया। माहिराज ने धीमी आवाज में उसे देखते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, पहले पॉलिथीन, फिर स्कार्फ और अब ये चिप्स। ना जाने क्या क्या रखा है तुमने इस छोटे से बैग में। पीहू ने चिप्स का पैकेट हाथ में लिए अपनी बड़ी बड़ी आंखें सिकोड़ कर और हल्का सा मुंह बनाकर बोली, पॉलिथीन और स्कार्फ तो जरूरत की चीजें हैं ना। पीहू की मासूम सी बात पूरी होते ही माहिराज उसकी तरफ झुकने लगा। जरूरत की चीजें? माहिराज ने बेहद धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। उसकी गर्म सांसें पीहू के चेहरे को छूने लगी तो उसे अचानक एहसास हुआ कि महाराज उसके बेहद करीब आ चुका है। वो घबरा गई और उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। थरथराती आवाज में वो बोली, प्लीज वो मत कीजिए। पीहू की बात सुनते ही महाराज का बढ़ता हुआ झुकाव एक झटके में रुक गया। उसने उसके चेहरे को गौर से देखा। पीहू ने अपनी आंखें इतनी कसकर बंद कर रखी कि उसकी पलकों की हल्की सी कपकपी भी साफ नजर आ रही थी। उसकी घबराहट देखकर महाराज खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। उसने बेहद शांत मगर शरारत से भरे लहजे में पूछा, तुम्हें क्या लगता है पीहू, मैं क्या करने वाला हूँ? उसकी आवाज सुनते ही पीहू ने झटके से अपनी आंखें खोल दी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में शर्मिंदगी, गुस्सा और एक अनजाना सा एहसास एक साथ तैर रहा था। माहिराज अभी उसके बेहद करीब था, इसीलिए पीहू उसके चेहरे की हर लकीर साफ देख पा रही थी। उसने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी की सीट और माहिराज के बीच इतनी कम जगह थी कि वो ज्यादा दूर जा ही नहीं सकी। उसने नजरें चुराते हुए झुठलाकर पूछा, तो आप क्या कर रहे थे? इतने करीब क्यों आ गए थे? मुझे लगा कि आप। माहिराज ने उसकी बात बीच में ही रोक दी और सीधे उसकी आंखों में देखते बोला, मैं तो बस तुम्हारे बगल में पड़ा अपना कोट लेने के लिए झुका था। वैसे क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ? उसने जानबूझकर पीहू को परेशान करने के लिए ये बात कही। माहिराज के मुंह से इतना सुनते ही पीहू का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसकी आंखों में झीप और गुस्सा दोनों साफ नजर आने लगा। उसे खुद अपनी गलतफहमी पर शर्म आ रही थी, लेकिन माहिराज उसकी हालत देखकर उसे छेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। पीहू ने तुरंत अपनी बगल में देखा जहां सचमुच महाराज का कोट पड़ा हुआ था। अपनी इस बेवकूफी पर उसे इतनी झुंझलाहट हुई कि एक पल के लिए उसका मन किया कि गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर चली जाए। वो गुस्से में बोली, आप सचमुच बहुत बुरे हैं। फिर उसने अपनी दोनों हथेलियां महाराज के सीने पर रखी और उसे पीछे धकेलते हुए कहा, हमेशा मुझे तंग करती रहते हैं, आप बहुत बेकार है। इतना कहकर उसने अपना चेहरा खिड़की की तरफ झुका लिया, लेकिन शर्मिंदगी के कारण उसके कान अब भी लाल हो रहे थे। माहिराज ने उसकी झुंझलाहट और चेहरे पर फैले उस मासूम लाली को देखा तो उसके होठों पर इस बार एक बेहद सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसने सचमुच अपना कोट उठाकर बगल में रख दिया।
फिर कुछ पल चुप रहने के बाद माहिराज ने धीमी लगभग टूटती हुई आवाज में कहा, बेकार हूँ जानता हूँ, बहुत तंग करता हूँ तुम्हें, पाबंदियां लगाता हूँ, कभी कभी हुक्म भी चलाता हूँ, लेकिन पीहू इन सबसे कहीं ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ, इस बात पर यकीन करना। उसकी आवाज में इस बार मजाक नहीं बल्कि सच्चाई और भावनाओं का ऐसा वजन था कि खिड़की की तरफ मुंह किए बैठी हुई पीहू भी बेहतर तक हिल गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे माहिराज के उन शब्दों को अपने दिल में उतरने के लिए खुद को कुछ पल का वक्त दे रही हो। उसने ना पलट कर देखा और ना ही कोई जवाब दिया, वो बस खिड़की से पूरी तरह सट कर बैठी रही। माहिराज का वो इकरार बाहर गिरती बारिश की बूंदों की तरह लगातार उसके जहन पर चोट कर रहा था, लेकिन उसका मन इस वक्त भावनाओं के ऐसे भवंडर में फंसा था कि उसे ना पलटना सही लगा ना कुछ बोलना। माहिराज ने भी उसकी खामोशी को समझते हुए कोई दबाव नहीं बनाया और चुपचाप बैठा रहा। कुछ पल यूं ही गुजर गए, तभी अचानक पीहू को अपने कानों के पास हल्की सी सरसराहट महसूस हुई। उसने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन अगले ही पल उसकी सांसें जैसे अटक गई, क्योंकि माहिराज ने अपना सिर धीरे से उसकी गोद में रख दिया था। उसके इस अचानक किए गए स्पर्श से पीहू के पूरे शरीर में जैसे बिजली की तेज लहर दौड़ गई। वो बिल्कुल स्तब्ध रह गई। तभी माहिराज ने बेहद धीमे और थके हुए लहजे में कहा, पीहू मुझे नींद आ रही है। उसके ये साधारण से शब्द भी पीहू के दिल की धड़कनों को एक पल के लिए रोक देने के लिए काफी थे। वो इस बार भी कुछ नहीं कह सकी, शायद उसके पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचा था। दोनों के बीच फिर गहरी खामोशी उतर आई। बाहर मूसलाधार बारिश की बूंदें कार की छत पर पड़ते हुए अब किसी धीमे संगीत जैसी लग रही थी, और कार के भीतर हीटर की पीली सुस्त रोशनी दोनों को अपने शांत घेरे में समेटे हुए थी। पीहू की गोद में महाराज का भारी सिर बिल्कुल शांत पड़ा था। कुछ देर पहले जिस घबराहट और शर्मिंदगी के कारण पीहू का दिल पसलियों को तोड़ देने वाली रफ्तार से धड़क रहा था, वो अब धीरे धीरे एक अजीब सी भारी का थकान में बदल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे समय इस बंद कार के केबिन में आकर ठहर गया हो। महाराज के शरीर की तेज गर्माहट अब पीहू के वजूद में भी उतर चुकी थी। उसने जब अपनी पलकें बंद की तो अंधेरे में उसे सिर्फ महाराज का वही थका हुआ और बीमार चेहरा दिखाई दिया, जो हमेशा उसके सामने एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा रहता था। लेकिन आज वही चट्टान टूटकर उसकी गोद को अपना सहारा बना चुकी थी। इस खामोश कसमकस और रूह तक को थका देने वाले तनाव के बीच न जाने कब पीहू की आंखें भारी होने लगी और कब वो गहरी नींद की आगोश में चली गई। उसे खुद भी पता नहीं चला। उसका सिर धीरे धीरे पीछे की ओर झुक गया और सीट से टिक गया। अगली सुबह तक मूसलाधार बारिश पूरी तरह थम चुकी थी, ठंडी और नमी से भरी। भोर की हल्की रोशनी जब कार के धुंधले शीशों को चीरती हुई अंदर आई तो महाराज की पलकें धीरे धीरे फड़फड़ाई। उसने बहुत मुश्किल से अपनी भारी आंखें खोली। धुंधली भोर की रोशनी में उसकी नजर सबसे पहले सीधे ऊपर उठी और सामने पीहू का चेहरा दिखाई दिया। वही लड़की जिसने पूरी रात उसके बिखरे हुए वजूद को अपनी गोद में समेटे रखा था। पीहू अब भी थकी हुई पीछे की सीट से सिर टिकाकर सो रही थी। माहिराज ने महसूस किया कि पीहू की उंगलियां अब भी अनजाने में उसके बालों के बीच ठहरी हुई थी। उसके होठों पर एक बेहद हल्की थकी हुई मगर सुकून से भरी मुस्कान उभर आई। सुबह की उस शांत रोशनी में पीहू को अपने इतने करीब पाना उसके लिए जैसे बीती रात के हर दर्द की भरपाई था। उसने बेहद धीमे से एक ठंडी और लंबी सांस ली। उसकी मामूली सी हलचल और सांसों की गर्माहट जैसे ही पीहू के चेहरे के करीब से गुजरी, उसकी नींद का कच्चा धागा अचानक टूट गया। पीहू ने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोल दी, भारीपन और थकावट से भरी उसकी पलकें जैसे ही पूरी तरह उठी। उसे अपनी गोद में पड़े उस भारी सिर का एहसास हुआ। उसने तुरंत नीचे देखा और जैसे ही उसकी नजर महाराज की आधी खोली थकी हुई लेकिन अब पूरी तरह होश में नजर आ रही थी आंखों से मिली, उसका दिल एक पल के लिए फिर से थम सा गया। उसकी उंगलियां अब भी महाराज के बालों में उलझी हुई थी और वो उन्हें हटाना चाहते हुए भी कुछ पल तक वही जमी रह गई। पीहू की आवाज उसके गले में ही घुट कर रह गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में अचानक शर्मिंदगी उतर आई। वो तुरंत पीछे की ओर खिसकने लगी ताकि खुद को महाराज की गोद में उस अजीब सी धारी से आजाद कर सके। महाराज ने इस बार ना कोई शिकायत की ना कोई शरारत, बल्कि चुपचाप सीधा उठकर बैठ गया। उसने खिड़की से बाहर देखा, सुबह का उजाला अब काफी फैल चुका था। कुछ पल बाद उसने अपने कपड़ों और जेबों को टटोलना शुरू कर दिया। पीहू ने उसकी तरफ देखा और हल्की झिझक के साथ पूछा, अब कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? उसकी आवाज सुनकर माहिराज ने बहुत देर से गर्दन घुमाई और बोला, फोन देख रहा हूँ, अगर नेटवर्क होगा तो हम आसानी से घर पहुंच जाएंगे। घर में भी सब परेशान हो रहे होंगे। उसकी आवाज अभी सूखी और थकी हुई थी। पीहू ने नजरें चुराते हुए धीमे से कहा, फोन तो आपने अपनी पैंट की पॉकेट में रखा था। उसकी बात सुनते ही महाराज का हाथ एक पल के लिए रुक गया, जैसे उसे अचानक अपनी गलती याद आ गई हो। अगले ही पल उसने कर दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। उसने तुरंत अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डाला और फोन निकालकर स्क्रीन ऑन किया। इस पर स्क्रीन पर नेटवर्क के सिग्नल साफ दिखाई दे रहे थे। नेटवर्क आते ही महाराज की आंखों में एक अजीब सी राहत की चमक दौड़ गई। फोन चालू होते ही एक साथ कई नोटिफिकेशन और मिस कॉल की आवाजें आने लगी।
ये देखकर पीहू भी घबराकर कार से बाहर निकल आई। ठंडी सुबह की ताजी हवा ने उसके चेहरे को छुआ, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह माहिराज पर था। माहिराज ने फोन की स्क्रीन देखते हुए धीमे से कहा, नेटवर्क आ गया। उसने तुरंत किसी को कॉल लगाया और पीहू से थोड़ा दूर जाकर बात करने लगा। उसकी बातचीत ज्यादा लंबी नहीं चली। कुछ ही शब्दों में उसने जरूरी बातें समझाई और कॉल खत्म करके वापस पीहू के पास आ गया। उसने कहा, मैंने ऋतिक को कहकर गाड़ी मंगवाई है, लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। पीहू ने चुपचाप सिर हिलाया, फिर कुछ सोच समझ कर उसकी तरफ देखते बोली, लेकिन इस गाड़ी का क्या होगा? इसे हम यहीं छोड़ देंगे? उसके मासूम सवाल पर माहिराज के चेहरे पर हल्की सी गंभीरता आई और उसने समझाते हुए कहा, नहीं, ऋतिक दूसरी गाड़ी लेकर आएगा, फिर वो इस गाड़ी को ठीक करवा कर विला में छोड़ देगा और हम दूसरी गाड़ी से जाएंगे। करीब 2 घंटे बाद दोनों शेखावत विला पहुंच चुके थे। सुबह के करीब 11:30 बज रहे थे। जैसे ही दोनों हॉल में पहुंचे, वहां उन्हें कोई नजर नहीं आया। पूरा हॉल असामान्य रूप से शांत था। तभी अचानक महाराज का फोन बज उठा। वो वहीं रुक गया और पीहू भी उसके साथ ठहर गई। महाराज ने फोन की स्क्रीन पर नजर डाली और फिर पीहू की ओर देखते हुए कहा, अंदर जाओ, मैं ये कॉल अटेंड करके आता हूँ। इतना कहकर वो वहां से दूसरी तरफ चला गया। पीहू कुछ पल तक उसे जाते हुए देखती रही। उसके कदम वही छिटके हुए थे, क्योंकि बीती रात की सारी बातें अब भी उसके जहन में ताजा थी। वो चाहे जितनी कोशिश कर कि उन बातों को नजरअंदाज करना चाहती हो, लेकिन महाराज के कहे हर शब्द और उसकी गोद में गुजारी वो रात बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी। उसने एक लंबी सांस छोड़ी और आखिरकार अपने कदम आगे बढ़ा दिए। सीढ़ियों से होते हुए वो कॉरिडोर तक पहुंची ही थी कि अचानक सामने वसुधा जी आ गई। उन्हें सामने देखकर पीहू के कदम अपने आप रुक गए और उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट तैर गई। लेकिन इसी बीच कहानी का एक दूसरा सिरा विला से कोसों दूर एएस ग्लोबल इंडस्ट्रीज के अनुभव की कैबिन में जुड़ चुका था। अनुभव अपनी बड़े से लेदर चेयर पर बेहद आराम से पीछे टिककर बैठा था। उसका एक हाथ उसकी ठुडी पर टिका हुआ था, जबकि आन्या उसके बेहद करीब खड़ी टेबल पर रखी फाइल को ध्यान से देख रही थी। वो फाइल में मौजूद जरूरी डिटेल्स समझाने के लिए थोड़ा और झुक गई और अपनी उंगली से फाइल की अलग-अलग लाइनों की ओर इशारा करते हुए अनुभव को कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े समझाने लगी। लेकिन आन्या पूरी गंभीरता से काम समझा रही थी। वहीं अनुभव का ध्यान फाइल के आंकड़ों पर बिल्कुल नहीं था। उसकी गहरी नजरें टेबल पर रखी फाइल से कहीं ज्यादा आन्या के चेहरे और उसकी हर छोटी बड़ी हरकत पर टिकी हुई थी। वो ना जाने कितनी देर से उसे इसी तरह खामोशी से देख रहा था। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये स्टोरी सीरीज आप लोगों को जरूर पसंद आ रही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर।